सत्यमेव जयते दोस्तों। आज हम फिर से ईशान भाई के साथ हाजिर हैं आपके सामने कुछ नए फैसलों पर बात करने के लिए। तो स्वागत है ईशान भाई आपका हमारे लीगल बुलेटिन चैनल पे। तो ईशान भाई, कहाँ से शुरू कर रहे हो आप? जी सर, पहला तो सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर है। ये हम्म। रॉबर्ट लाल चुंगनुंग चोंगटू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मैटर है। जी। हम्म। ये एक सर्विस मैटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। हम्म। तो इसमें हुआ क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर पर 11 साल पुराना जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट। और हम्म। इन्वेस्टिगेशन को चलते चलते 11 वर्ष बीत चुके थे। तो इस अनएक्सप्लेन्ड और मतलब इतने लंबे डीले के बाद जो है कोर्ट ने क्या किया है कि पूरा जो क्वैश कर दिया है इस इन्वेस्टिगेशन को। और हम्म। कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि इतने लंबे डीले और इतने इनऑर्डिनेट डीले के बाद जो है जो पूरा प्रोसिक्यूशन का जो मतलब केस था वो ही पूरा बिगड़ चुका है। उसका कोई जो है मटेरियल जो है वो उस तरीके से उसकी वैलिडिटी रह नहीं गई है। तो यहाँ हम्म। पर कोर्ट ने एक चीज ये बताई है कि देखिए, इस मैटर में हुआ क्या था कि पहले तो ट्रायल कोर्ट में जो मतलब एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है। अब एफआईआर के बाद चार्जशीट जो है, मतलब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए जो है ट्रायल कोर्ट से जो है लीव मांगी गई थी, ठीक है। हम्म। तो जब ट्रायल कोर्ट से लीव मांगी गई तो लीव तो वहां पे मिल गई। लेकिन उसके बाद दोबारा कोर्ट ने पलट के अपने एंड से ना तो पूछने की कोई मतलब कि अपने एंड से पूछा कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, कि भाई इतना साल बीत गया अभी तक जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है नहीं दाखिल हो पा रही है। और जो ये पुलिस डिपार्टमेंट थी, आज हम कह लें कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसने तो खैर जो डिले किया वो किया ही किया। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बहुत अच्छा चीज होल्ड किया है कि ट्रायल कोर्ट एक बार इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देने के बाद जो है मूक दर्शक जैसी स्थिति में बनकर के नहीं बैठेगा। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज किया गया है, फंक्टस ऑफिशियो। ठीक है, मतलब कि वो आपने परमिशन तो दे दी, उसके बाद दे करके जो है आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर आपको लगे कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बीत चुका है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं पूरा हुआ, तो आप इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से पूछें। ये बात जो है कोर्ट को पूछना चाहिए, उसके ऑब्लिगेशन है कि इतना डिले के बाद जो है आप की इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है। ये सारी चीजें कोर्ट अगर करेगी तब इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटी है उसके ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा, वो चीजों को जल्दी करेगी। नहीं तो जैसे इस केस में 11 साल बीता है, ये एकमात्र केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस आए दिन जो है देखने में हम लोग के आते हैं, जिसमें लंबे लंबे टाइम तक जो है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर चीजें चलती रहती हैं। और इसमें होता कुछ नहीं है, एक व्यक्ति को जो मतलब जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका अननेसेसरी हेरसमेंट हो रहा होता है। अभी तक मतलब कि उसको कन्विक्शन भी नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के ही स्टेज पर उसको 11 साल का जो है एक तरीके से आपने जो हैरेसमेंट कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने आगे फिर इस मैटर में होल्ड एक चीज और करी है कि देखिए, अगर कोई डीले जो है ये बहुत ही लंबा और इनऑर्डिनेट है, तो ये अपने आप में ग्राउंड बन सकता है किस चीज का, पूरी प्रोसीडिंग को क्वैश कराने का। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने की बात है कि हम अगर किसी प्रोसीडिंग को क्वैश कराने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर ये भी एक एंगल जरूर देखना चाहिए कि बहुत लंबा और इनएक्सप्लेनेबल डिले अगर हो चुका है, जिसको कोई समझाने योग्य कोई पुख्ता तथ्य न हो, तब ऐसे में ये अपने आप में एक ग्राउंड बन जाएगा कि उस प्रोसीडिंग को क्वैश कराया जाए कोर्ट से। तो कोर्ट ने कहा है कि किसी भी एक्यूज्ड को जो है एंडलेसली जो है सफर ना कराया जाए। उसको जो है इन्वेस्टिगेशन की एक तरीके से धमकी, मतलब इन्वेस्टिगेशन को अपने आप में अपने पनिशमेंट बना दिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारे यहाँ जो सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का और बाकी चीजों का, वो बहुत ही रवैया ढीला है, हम सब जानते हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें दो तीन बातें कोर्ट ने पॉइंट वाइज बताई हैं। पहली बात, कोर्ट ने विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली 2003 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देखिए, सीआरपीसी का जो सेक्शन 173 क्लॉज 8 है, उसके तहत जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए कोर्ट से लीव लिया जाता है। ठीक है, यानी कोर्ट से परमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर कोर्ट की परमिशन लेकर के सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा रही है, तो ऑटोमेटिक उस कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि अगर एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद जो है वो खुद जाकर पूछे, खुद बुलाए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को और पूछे कि भाई क्या क्या हुआ इस केस में, कहाँ तक चीजें आगे बढ़ी हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली परमिशन दे दी कि हाँ चार्जशीट दाखिल करें और फिर 11 साल बीत जा रहा है। दूसरी बात, इन्होंने ये भी, कोर्ट ने दूसरा पॉइंट होल्ड किया है
कि हमारी जो क्रिमिनल लॉ में जो मशीनरी है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चीज हो वो रीजनिंग के साथ हो, प्रॉपर रीजन के साथ हो। तो अगर किसी भी प्रोसीडिंग में ऐसा हो रहा है कि एफआईआर के बाद चार्जशीट में एक बहुत लंबा गैप हो जा रहा है, और वो गैप ऐसा है जिसको आप किसी रीजन के थ्रू आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, अननेसेसरी का वो गैप है, ठीक है, तो वो अपने आप में, फिर जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि वो अपने आप में जो है ग्राउंड बन जाता है। उसको भी ध्यान में देना पड़ेगा कि उसके अगर वो वाकई में बिना मतलब का जो है इतना लंबा हेरसमेंट के तौर पे है, तब फिर उसको भी हम क्वैश कर सकते हैं सिर्फ इसी ग्राउंड पर। तीसरी बात ये भी है कि एक ये वेल एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि जैसे कोर्ट ने ये चीज मानी है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो ऐसा है कि हम उसको स्ट्रिक्ट जो है टाइमलाइन में नहीं बांध सकते। जैसे कि ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है वो निश्चित समय में हो जाना चाहिए, लेकिन हम कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हर केस के फैक्ट्स बड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे केसेस होते हैं, जैसे ये निठारी कांड टाइप का जो अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, और जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन बड़े लंबे समय तक चलते हैं। और जबकि कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि थोड़ा शॉर्ट टाइम में भी जो है चीजें पूरी हो जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का कोई निश्चित समय तो हम नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि उसको एंडलेसली, कोर्ट ने बार बार ये वर्ड यूज किया है, एंडलेस, मतलब कि अनंत तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन को चलाएंगे, ये किसी भी तरीके से जो है न्याय संगत नहीं है और न तर्क संगत है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, और कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है अगर ऐसा होता है तब फिर कंप्लेनेंट हो, एक्यूज्ड हो, जो भी हो, उसको लिबर्टी मिल जाती है क्या, कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करे, और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसको या तो जो है उस पर वो उसकी रिपोर्ट मांगे कि मतलब किस इस स्टेज पर पहुंची है, और या फिर उसकी क्वैशिंग के लिए जाए। तो ये लिबर्टी मिल जाती है अगर डिले बहुत लंबा हो जा रहा है तो। अगली एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बात है जो यहाँ पर समझने की है। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 197, इसको इस पर भी बात हुई है इस पूरे जजमेंट में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 197 है क्या। इसका टाइटल है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो जज या मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट की हैसियत में था या है, और उसको जो है बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। यानी कि उसका पद ऐसा है, जज मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट का, कि उसको अगर हटाना है पद से तो बिना गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सैंक्शन के वो चीज नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में कोई भी कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन ना हो जाए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का सैंक्शन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये सैंक्शन अगर जो है अगर वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन होना चाहिए, अगर राज्य सरकार का कर्मचारी है तो स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पर अब इस मैटर में कोर्ट क्या कह रही है कि ये बात तो ठीक है कि सैंक्शन लगा करके जो है आप उसके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो सैंक्शन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बहुत ही वेग टाइप का और बहुत ही अनर्गल टाइप का कोई भी एलिगेशन लगा करके जो है, जो तर्क से रहित हो, ऐसा एलिगेशन लगा करके अगर अगर आप सैंक्शन दे रहे हैं तो उस सैंक्शन की फिर उतनी वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। यानी सैंक्शन अगर हो तो फिर वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो जो अथॉरिटी जो है सैंक्शन लगा रही है, उसको पूरा रीजनिंग के साथ जो है ये बात बतानी पड़ेगी कि क्या क्या तथ्य थे और कैसे कैसे चीजें हुई हैं और क्यों हम सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें जो है चीफ, ये जो हमारे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, संजय करोल जस्टिस एंड जस्टिस कोटेश्वर सिंह जी की, उन्होंने जो है आईएएस ऑफिसर की जो अपील थी उसको अलाउ करे हैं। और ये देखे और ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको फाइल करने में एक इनऑर्डिनेट डिले हो गया है, और जो सैंक्शन था वो भी जो है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बगैर जो है इसमें लगाया गया है, तब उनकी अपील जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था, मतलब बहुत अक्सर ही आप भी देखते होंगे ऐसे 11-11 साल लंबे जो है केस चलते हैं। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो। खैर, क्लास वन का मामला है तो स्टेट और सेंट्रल का मामला आता है क्लास वन पोस्टेज के लिए, क्योंकि इन लोगों की जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है वो गवर्नर के लेवल पे होती है उधर से। तो जो यहाँ पे मतलब क्लास थ्री और क्लास फोर के जो एम्प्लाई होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, खास तौर से कि अगर लंबे समय तक रीजनेबल ग्राउंड नहीं है किसी
हो और प्रोसीडिंग लंबित अब होता क्या है ना कि हाँ अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर तो सिर्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस है ही है, उस पे मोस्टली डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी उसी के आधार पर शुरू कर दी जाती है। तो उस वाले पोर्शन पे डिले बहुत मैटर करता है। यहाँ तो चलो क्लास वन की पोस्ट है, यहाँ का मामला थोड़ा अलग है। लेकिन क्लास टू और क्लास थ्री और क्लास फोर में प्रमोशन का लिफाफा बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं। पता चला वो भी पड़ा हुआ है। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2017 में उनका लिफाफा बंद हुआ और 2025 से आज तक लिफाफा ही नहीं खुला। ये सब भी होते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये पढ़ने लायक होगा। इस केस की टाइटिल एक बार फिर से बता दीजिए, ताकि जिसको मतलब केस रेफरेंस के तौर पे यूज करना होगा तो इसमें बहुत सारे लाभ ही यूज किए गए होंगे या डिफरेंट उसका जिक्र किया गया होगा जजमेंट्स का। तो एक बार फिर से टाइटिल बता दो आप इसकी। जी इसका, हाँ इसका टाइटल है, टाइटल देखिए इसका है रॉबर्ट लाल चुंगना चोंगथू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका जो साइटेशन होगा ना वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हाँ हाँ तो बिल्कुल। उससे पहुंचने में ठीक आसानी हो है जाएगी। ठीक है ठीक है, खासतौर से ये तो प्रैक्टिशनर्स के लिए जरूरत हो। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ इलाहाबाद हाई हाँ बिल्कुल। कोर्ट का है ये डिसीजन, पास्को एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। और आपको भी पता है कि ये किस तरह का वो होता है। और इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 363, 363, 366, 504, 506 और पास्को एक्ट का सेक्शन 7 और 8 जो ये किया गया था। और इसको चैलेंज किया गया था कि इसके को रद्द किया जाए, इस पूरे केस को। और मतलब कोर्ट ने इस मामले को क्वेश भी कर दिया है, मतलब जो अर्जी थी, उस अपील थी, उसको स्वीकार कर लिया है। उन दोनों को मुक्त कर दिया है केस से। अब बैकग्राउंड ये था कि जो है 2016 की घटना थी। भगा ले जाने का आरोप लगा, भला फुसला के फिर उसके बाद जो होता है वो मतलब बाकी की पुलिस की जो प्रोसीडिंग हुई, कार्रवाई हुई, चार्जशीट वगैरह सब कुछ हुआ, वो चल रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि इस बीच में दोनों जो पार्टियां थी वो दोनों के बीच में अफेयर भी हो गया। और अफेयर होने के बाद फिर दोनों एग्री कर गए कि नहीं, हम लोगों को साथ ही रहना चाहिए। फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी करके उनके एक बच्चा भी हो गया और पता चला कि केस भी चल रहा है ये पास्को एक्ट का। तो ये ग्राउंड लिया गया था इस मामले में। और जस्टिस विवेक सिंह की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब इस केस को चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो प्रभावित हो जाएगी और ये बच्चा जो है उसके ऊपर भी इसका असर आएगा निश्चित तौर पे। तो इसलिए कोर्ट ने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ही रिक्वेस्ट कर अगला देखिए मैटर है रिखाब चंद जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है। ये ये मैटर बहुत छोटा सा है। इसमें बेसिकली लॉ जो है एक इम्पॉर्टेंट है जो हम सबको जानने की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जस्टिस दीपांकर दत्त एंड जस्टिस अरविंद कुमार जी, इन्होंने ये होल्ड किया है कि देखिए आप जब रिट में आते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में जब आते हैं उसकी रिट जुरिस्डिक्शन को जो है इवोक करते हुए, तो ये आपको तभी आना चाहिए जब आपके पास और कोई रेमेडी ना बच गई हो हाई कोर्ट आने की, ठीक है। यानी हाई कोर्ट में हाई कोर्ट से मदद लेने की, हाई कोर्ट से अपने लिए जो है मदद लेने की, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके अवेलेबल रहते अगर आप उसको छोड़ करके आप रिट में आ रहे हैं, तो आपकी रिट पिटिशन नॉन मेंटेनेबल हो जाती है। ये कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है। क्यों ऐसा कहे हैं? क्योंकि वो उनका कहना है कि देखिए जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो एकाधिकार है, ठीक है। इसमें मतलब कि कोर्ट चाहे तो जो है आपको इसमें एंटरटेन कर भी सकती है और चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ये आपकी जो है मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है ये, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास कोई दूसरी रेमेडी रह गई है और आप उस सब को लांघते हुए सीधे जो है रिट में चले आते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि ये जो है गलत तरीका है। और ऐसा हम देखते हैं कि अक्सर जो है ये चीजें, इसीलिए हमारी जो पेंडेंसी है वो भी काफी बढ़ती जा रही है। ये भी इसमें जो है देखने की चीज है। तो यहाँ पे इस पूरे जजमेंट को, इसमें हुआ क्या था कि राजस्थान का मैटर है, राजस्थान हाई कोर्ट का। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने एक कस्टम एक्साइज गोल्ड कंट्रोल अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट 1962 के एक्ट के तहत एक मैटर चल रहा था, जिसमें कि जो है रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने कहा कि नहीं, पहले आपके पास रेफरेंस में आने का जो है ऑप्शन मौजूद था।
तो जब आपके पास रेफरेंस में आने का ऑप्शन मौजूद था, तो आप उसको छोड़ करके रिट में आए हैं, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है फिर मना कर दिया था उसको जो एंटरटेन करने से। तो राजस्थान हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आई थी पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल ठीक जो है डिसीजन है हाई कोर्ट का, कि अगर आपके पास कोई रेमेडी पहले से अवेलेबल है, तो आपको उसको अवेल करना चाहिए था और सीधे रिट में नहीं आना चाहिए। ये बात बताते हुए कोर्ट ने यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट की हवाला दिया है। पहला है थान सिंह नाथमल वर्सेस ए मजीद, सुप्रिटेंडेंट ऑफ टैक्सेस। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। और दूसरा है ए वी वेंकटेश्वरन, कलेक्टर ऑफ कस्टम बॉम्बे वर्सेस रामचंद्र शोभराज वाधवानी। इन दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, इनमें ये होल्ड किया गया है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है जो है किसी पार्टी के पास, और वो उसको अपनी ही जो है गलती के कारण, फॉल्ट के कारण जो है उसको अवेल नहीं कर रहा है, तब जो है हाई कोर्ट का जो 226 का जो ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी, रिट की रेमेडी अवेलेबल है, वो उसको फिर उपलब्ध नहीं होगी। यानी कि बड़ी सीधी सी बात यह है कि आपको रिट में आने से पहले आपके पास पहले जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो पहले कोर्ट उसको अवेल करके कोर्ट से जो है अपने लिए मदद लेनी चाहिए। अगर वहां पर वो सारे आपके एग्जॉस्ट हो जाएं, जब आपके पास आखिरी बाण यही बचे कि इसी में आप जा सकते हैं, तभी आप कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन में आइए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लखनऊ हाई कोर्ट पहुंचा है, और लखनऊ हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ को आदेश दिया है कि पूरे मामले की जांच करके वो अपनी रिपोर्ट दें हाई कोर्ट को। और ये मामला ये था, जस्टिस का सैयद कमर हसन रिजवी की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। दो मामले यहाँ पे चल रहे हैं। एक सुंदर देवी बनाम यूपी शिवा सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और इसमें जो है सीपीसी की धारा 24 के तहत मामला है, और दूसरा जो है सीपीसी आर्डर रूल 43 एक के तहत जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ के पास जो है अ, एक केस फाइल है। उसमें वकील साहब जो थे एक पक्ष के, उन्होंने जब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के भीतर ही उनसे धमका कर वकालतनामा पे साइन करा लिया गया कि आप इस केस को नहीं करेंगे, और वो उस केस को करेंगे। और उनको बहस भी नहीं करने दिया गया। मतलब एक तरह से एक, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार टाइप का मामला आ गया है। हमले की नौबत आ गई थी, धमकियां दी जाने की, ये सारी बातें आ गई थी। तो अब जो है ये रजिस्टर्ड पोस्ट से इन्होंने शिकायत की थी, बार काउंसिल से भी की थी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से भी की थी। और उसको उन्होंने आज कोर्ट के सामने, जब हाई कोर्ट में और कहीं से रेमेडी नहीं मिली तो हाई कोर्ट आया, तो हाई कोर्ट में ये आया। तो कोर्ट ने जो है इनको कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ को, कि आप इस पे पूरा अपना वो करें, और अगली जो डेट होगी उस पे इसकी पूरी रिपोर्ट रख के कोर्ट को बताएं, तो फिर हम आगे डिसीजन देंगे। एक और मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये भी है, ये जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच सुनवाई कर रही थी इस मामले में। ये मामला जो जो बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी करने से जुड़ा हुआ है। एक रिट दाखिल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि एक ही आदमी के दो अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट जारी है। कौन से बर्थ सर्टिफिकेट को सही माना है? अब ये तो एक नॉर्मल प्रथा कि इसको आप क्वेश्चन करिए, एक को हटाना था, एक को सही मानना था, यहाँ पे डिसाइड। तो अब कोर्ट ने इसमें जो है प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को भी इन्वॉल्व कर, और उनसे कहा है कि ये कैसे हो गया है, क्या इसके पीछे कारण है। हालांकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार और तमाम बातें करी गई हैं। अब चूंकि अभी प्रोसीडिंग ऑनगोइंग है तो इस पे कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। अभी जितनी सीधी सीधी बात हुई है बस उतना ही यही है कि जो है अपना ये करें। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य बता कि विभाग में ऐसा कैसे संभव है कि एक ही आदमी के दो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, और आधार कार्ड भी दो बने हुए हैं। खास बात ये भी है। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ, दोनों चीजें हुई हैं कहीं से, तो कुछ तो हुआ ही है, चाहे अंडर टेबल हो चाहे बिना उसके हुआ हो। तो ये 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है, और पूरा उनसे डिटेल मांगा है कि आप पूरे प्रोसीजर को, और पूरे प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट बना के इसको कैसे रोकेंगे, उस पर भी बात करिए।
जी बिल्कुल। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा ही लेकिन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है एज एन एडवोकेट्स जो है। देखिए, हम्म। ये जस्टिस अमित बोरकार जी की जो सिंगल बेंच है, इसने राम राव तुकाराम पाटिल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, इस केस में हुआ क्या है कि इस रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया है जस्टिस ने, राइट एट द थ्रेशोल्ड, मतलब कि सुनने से ही मना कर दिए और डिसमिस ही कर दिए। क्या हम्म। क्यों डिसमिस किए हैं? क्योंकि इसमें जो रिट में जो बातें लिखी थी, उसमें से बहुत सी बातें झूठी पाई गई, यानी कि जो तथ्य हैं वो गलत तथ्य पाए गए, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत से मटेरियल को सप्रेस किया गया है, यानी कि छुपाया गया है, यानी कि भ्रामक तथ्यों को लिखा गया है और सही तथ्यों को छुपाया गया है। तो इस तरीके की जो रिट आई है, तो इसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया आउटराइट जो है। और कोर्ट ने फिर यहाँ पे ये कहा है कि देखिए, जब आप 226 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेने आते हैं हाई कोर्ट में, तो वहां पर ये माना जाता है कि भाई आपके हाथ क्लीन होने, हैंड आपके क्लीन होने चाहिए, आप साफ हाथ से आए। फेयरनेस, इक्विटी, ये तो आप मेंटेन करेंगे, और साथ में फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, कोई भी तथ्य आप छुपाएंगे नहीं। आपसे ये उम्मीद करेगी कोर्ट जो है कि आप जो है पूरी जितनी भी बातें हैं वो कोर्ट के संज्ञान में आप सामने रखेंगे। तो अगर आप कोई चीज छिपाते हैं, गलत तरीके से आप कोर्ट को जो है गुमराह करते हैं, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए यहाँ पर इस रिट को डिसमिस ही नहीं करती है, बल्कि पेटिशनर के ऊपर 1 लाख रुपए का कॉस्ट भी जो है इम्पोज कर दिया है, ताकि भविष्य में कोई भी लिटिगेंट जो है इससे नसीहत लेते हुए जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करे। और कोर्ट आने से पहले या कोर्ट आते समय जो फैक्ट्स हैं वो सच्चे और पूर्ण रूप से उसके पास होने चाहिए, रिट में लिखे हुए। रिट में जो है आपके फैक्ट्स, दो बातें हैं यहाँ ध्यान देने की। पहले तो कि आपके फैक्ट सही होने चाहिए, ठीक है, झूठ बात ना लिखें, गलत ना लिखें, जो है जैसा है वैसा लिखें। दूसरा, जो बात है पूरी लिखें, उसको छिपाएं ना कि अपने मतलब की चीज लिखे बाकी छिपा दिए। तो दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, तब जो है आप कोर्ट में आइए जो है। तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग जैसे रिट वगैरह बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान देने की जरूरत है। ये जुडिशियल कल्चर को जो है हमारे सही रास्ते पे चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सब लोग को इनलाइटन होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। जी सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल।